Hello everyone, welcome to Learning Lab, where you can learn without limits. We have visited our section 1 of 2022 environment section in our previous video. Today we are going to visit environment questions from section 2. Okay, let me briefly describe you again about this section. This section are for 5 marker, and in this 5 marker you are specifically given 12 lines and you have to write your answer within that specific lines, within that specific area. इसमें आप चाहो आप डायग्राम बनाओ, कंटेंट लिखो, you have to complete your answer in this specific lines only. Okay, and question number 15 to 20 is specifically associated with this section. Now, we have all the information regarding number of questions, marks and lines. Let's look at the type of questions that they ask related to your syllabus and how you are supposed to answer those. Now, try to relate a link between section 1 एंड 2023 में भी जो हमने किया था PYQ उससे. इसके अलावा साथ ही साथ आप ये भी देखने की कोशिश करना, इफ यू डू नॉट नो एनी आंसर एंड यू हैव नो आइडिया हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन, और या फिर आप रिवाइज करके नहीं गए हो, पढ़ के नहीं गए हो, सो हाउ यू कैन आंसर दोस. सो आई विल बी डिस्क्राइबिंग दोस पर्टिकुलर पार्ट्स ऑल्सो. ओके, सो मूविंग अहेड. First question that they asked, I think it was question number 15, that write a short note on municipal solid waste that can help to reduce energy purchase. Now, इसी पे इन्होंने एक 11 मार्कर भी पूछा हुआ है. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पे एक 11 मार्कर भी पूछा हुआ है, वो हम देखेंगे जैसे ही क्वेश्चन आएगा बाद में. अभी के लिए ये 5 मार्कर में दिया हुआ है आपको, तो आपको ये पूछ रहा है कि हाउ इट कैन हेल्प टू रिड्यूस एनर्जी परचेस. तो सबसे पहले आपको डिस्क्राइब करना है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से आप क्या कर सकते हो, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बना सकते हो. ठीक है, और ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स क्या करेगा, सबसे पहले आपके लोकल एनर्जी ग्रिड के नीड्स को मीट करेगा. ठीक है, दूसरा आपको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस अवेलेबल करवाएगा. तीसरा, यू कैन रिड्यूस लोड ऑन एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस. ठीक है, तीसरा फोर्थ, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, सो दिस कैन बी cheaper also with the help of relevant technology. This source can be cheaper also. ठीक है, नाउ ये तो हुआ आपको शॉर्ट नोट, बट हाउ का आंसर आप कैसे दोगे, लाइक हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. वेस्ट टू एनर्जी अगर हम प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, सो हाउ का आंसर आपको मिलेगा इनके टेक्निक्स में. जैसे कि वेस्ट, अच्छा यहाँ पे आप चाहो तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को डिफाइन भी कर सकते हो कि इट इज बेसिकली रेफर टू ट्रैश और गार्बेज विच इज इन सॉलिड फॉर्म. ठीक है, नाउ हाउ इट इज प्रोड्यूस, तो इसके 3 तरीके होते हैं. पहला होता है इंसिनरेशन, अगर आपने नहीं सुना है आई विल डिस्क्राइब इट हियर, इंसिनरेशन. दूसरा होता है गैसिफिकेशन. ठीक है, और तीसरा होता है एनारोबिक डाइजेशन. इंसिनरेशन में क्या होता है, यू बर्न द सॉलिड मटेरियल जो वहां पे है, बट इट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ये जस्ट ऑपोजिट है किसका, पायरोलाइसिस का. पायरोलाइसिस इज बेटर देन इंसिनरेशन. क्यों, बिकॉज हियर देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इंसिनरेशन में क्या होता है, आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तभी वो यूजेबल वेस्ट एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होता है. दूसरा, अगेन आप उसको बर्न करके किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो और उसको फिर एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हो, जैसे कि कुकिंग या फिर आपके ऑटोमोबाइल्स वगैरह में. ठीक है, तीसरा आपका आ जाता है एनारोबिक डाइजेशन, अगेन जिसमें हम माइक्रोब्स वगैरह यूज करके उसको यूजेबल फॉर्म में
कन्वर्ट करते हैं, जो आपका सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये तीनों टाइप होते हैं। बाय दीज 3 वेज यू कैन कन्वर्ट योर सॉलिड वेस्ट इनटू एनर्जी फॉर्म, ठीक है। बेनिफिट्स हमने आपको बताई दिए यहाँ पे क्या क्या होता है। नाउ यू ऑल्सो हैव टू मेंशन सम काइंड ऑफ डेटा हियर, ताकि आप सामने वाले को बता पाओ कंक्लूजन के फॉर्म में कि मुझे आइडिया है। सो इन इंडिया एज ऑफ 2022, अगर हमारे पास जो रिसेंट का डेटा है, 12 ऑपरेशनल प्लांट्स हैं हमारे पास, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के 12 ऑपरेशनल प्लांट्स हैं। एंड वी शुड कंटिन्यू टू डू दिस इफ वी आर गोइंग टू if you want our sustainable development goal targets to be completed, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये आपका ओवरऑल 10 से 12 लाइन के लिए मोर देन सफिशिएंट है, अगर आप इन सारी चीजों को डिस्क्राइब करोगे, इंसिनरेशन को, गैसिफिकेशन को डिस्क्राइब आपको करना ही करना है, ठीक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now they are asking you to write a short note on UN energy plan of action. Now these are the kind of things, हो सकता है आपको आपने पढ़ा हो but no one prepares a short note on this particular things. तो अगर if you are a first timer, देखो तीसरी चौथी बार लिख रहे हो, दूसरी बार भी लिख रहे हो, you can easily do this. If you are a first timer, how you are going to answer this question? UN energy plan of initiative, ठीक है। So first of all सबसे पहले आप लिखोगे what does it do? It guides you 2025 energy plan of action, ठीक है। अभी एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन है क्या करता है? सो इट प्रोवाइड्स यू प्रोवाइडिंग क्लैरिटी अबाउट आवर एनर्जी यूज, ठीक है। इसके अलावा इट shifts our focus towards expected deliveries, focused and expected deliveries, ठीक है। इसके अलावा it also supports our 2030 agenda for sustainable development goals, ठीक है। Plus it supports what? Paris climate change agreement. Now this would be a part of your introduction, जो आपको 2 से 3 लाइन में मेंशन करना है। Remaining 8 to 9 lines में you are going to talk about aims as well as 7 focus area, ठीक है। तो एम आप इसके 2-3 लाइन में लिख दो। एम क्या क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट एक्शन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, ठीक है, या फिर कैटलाइज पार्टनरशिप। भाई यूएन अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब पार्टनरशिप क्रिएट करना चाहता है, ठीक है, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट लेवल पे। फोकस्ड, जैसे हमने यहाँ पे देखा, फोकस्ड एंड एक्सपेक्टेड डिलीवरेबल्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा स्केल अप करना चाहता है, किसको? एनर्जी कॉम्पैक्ट्स को, ठीक है। एंड बाय डूइंग दिस दे वांट टू ग्रो द मोमेंटम। These are the things that they want to do. अब इसके साथ साथ आप देखो आपका 7 फोकस एरिया, ये हो सकता है आपको याद ना हो, ठीक है। अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया हुआ है तो ही आपको याद रह सकता है, अदरवाइज यू कैन मेक अप योर ओन कंटेंट फ्रॉम हियर कि यूएन एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन का क्या मतलब है और वो क्या करना चाहता है। इसके अलावा आप ग्लोबल फोरम पे डिस्कशन क्रिएट कर सकते हो, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, अटेंशन ड्रॉ कर सकते हो, स्पेशली उन एरियाज में जैसे कि नामीबिया जैसे एरियाज हो गए जहाँ पे ड्रॉट परसिस्टेंट है, स्पेशली साउथ अफ्रीका के मेजर कंट्रीज जहाँ पे ड्रॉट, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारे पार्ट्स बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, आइलैंड्स अफेक्टेड है, उधर स्पेशली अटेंशन ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा आप ट्रैक या फिर ट्रैक एंड शेयर आउटपुट, ये भी आप कर सकते हो, सो दैट यू ड्रॉ एन एग्जाम्पल एंड यू शेयर द टेक्नोलॉजीज एंड नॉलेज टू एक्सेलरेट द एनर्जी एनवायरमेंट कंजर्वेशन। नाउ
इफ यू रिमेंबर दिस 7 फोकस एरिया, मैं 1 पॉइंटर्स में आपको बता देती हूँ। जैसे कि पहला था इनका इंक्लूसिव ट्रांजिशन, कि डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, सबको हमें साथ में लेके चलना है। ये हो गया इंक्लूसिव ट्रांजिशन। दूसरा इनका एक्शन नेटवर्क क्रिएट करने का एम है ग्लोबल लेवल पे। तीसरा इनका मेन जो फोकस है SDG 7 का है। SDG 7 को लेके ही पहला तो मोमेंटम ग्रो करने का है और तीसरा इसको कंप्लीट करने का है। तो 4 एम तो आपके यही हो गए। पांचवा लीड बाय एग्जाम्पल, ठीक है, that you have to lead by example in all these particular section, जो भी इनके एरिया है वहाँ, ठीक है। इसके अलावा इनका सिक्स्थ और सेवेंथ जो टारगेट है वो क्या कहता है एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन का, that you have to keep creating information, ठीक है। और जो अभी अभी हमने ऊपर इनके एम में देखा था, इसके अलावा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, शेयर्ड यूज ऑफ टेक, ऊपर जो लिखा हुआ है वही सारी चीजें इनके मेजर फोकस एरिया में, ठीक है। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन, where we have to write a short note on environmental ethics. Again, this is one particular word that has been mentioned in your syllabus. किसी ने नहीं भी पढ़ा हो या नहीं भी आता हो, so we just have to learn how to write these kind of questions. आप आंसर कैसे लिखोगे इसका? तो सबसे पहले एथिक्स क्या होता है, तो आप सीधे सीधे मेंशन करोगे अपने आंसर में एथिक्स के बारे में, that it is one of the branch of psychology. एथिक्स क्या है? अपने आप में एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है। अब ये करता क्या है ये ब्रांच? विच फाइंड्स रिलेशनशिप, रिलेशनशिप किसके किसके बीच में? एनवायरमेंट और एथिक्स की बात कर रहे हैं। एथिक्स कौन फॉलो करेगा? ह्यूमन बीइंग्स। सो रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, ठीक है। ये हो गया आपका एक लाइन का या फिर 2 लाइन का आपका इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट होता है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, नहीं भी आ रहा है तो भाई रिलेशनशिप वो निकाल रहे हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट वी आर गोइंग टू फाइंड, सो वी विल सी दैट हाउ भाई एनवायरमेंट और ह्यूमन के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है। सस्टेनेबल यूज का, एक चीज यूज की जा रही है दूसरे के थ्रू, सो हाउ कैन या हाउ वी शुड take responsibility or treat our environment, ठीक है। इस काइंड these two relationship we have to define, कि कैसे हम उसका यूज कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर यूज का कैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपने आप में, ठीक है। डेवलप नेशन, डेवलपिंग नेशन किस लेवल तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। जो हम अपना एजेंडा सेट करते हैं वो क्या होता है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की पर्टिकुलर या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का पर्टिकुलर एक स्किल होता है, स्किल भी नहीं, राइट। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ वी सेट दिस एजेंडा, कि हमने कितना आउटपुट, हमने कितना पोल्यूट किया है एनवायरनमेंट को, एंड ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस वी आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिड्यूस दैट मच ऑफ पोल्यूशन। उस बेसिस पे हम अपना एजेंडा सेट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट पार्ट जो हम इसमें लिखेंगे ना, वाई डू वी नीड, क्योंकि हमें अब शॉर्ट नोट लिखना है तो हम अपने सारे के सारे फैक्टर्स जो है या कंपोनेंट्स जो है वो इंक्लूड करेंगे। सो व्हाई डू वी नीड एनवायरमेंट एथिक्स, ताकि वी कैन आइडेंटिफाई द न्यू इफेक्ट्स ऑफ नेचर, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा व्हाट आर द न्यू इफेक्ट्स ऑफ नेचर, ठीक है। इसके अलावा हमें न्यू नॉलेज रहेगी अबाउट नेचर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, बिकॉज इफ वी थिंक इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन तभी हम कुछ नई चीजें सोच पाते हैं, हम और नए एरियाज एक्सप्लोर करते हैं, दैट हाउ कैन वी डेवलप अवर रिलेशनशिप इन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तीसरा हो जाता है आपका मोरल कंसर्न, ठीक है, टुवर्ड्स अपकमिंग जनरेशन एज वेल एज प्रेजेंट जनरेशन, ठीक है। नाउ इसके अलावा अब बाद में आप सारी चीजें लिख सकते हो, जैसे कि कंजर्वेशन हो गया, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल हो गई।
तो ये सारी चीजें आप नीचे लिख सकते हो, बट दीज वर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैड टू मेंशन। जो यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट है, दैट इट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 5 में से फिर इसमें मिनिमम आपको 3-3.5 तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, और बहुत ही अच्छे से आप इसको एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ के जाना, बार बार पूछा गया सवाल है ये, दैट व्हाट आर सेक्रेड ग्रुप्स एंड व्हाट इज देयर रोल इन कंजर्वेशन। इन दिस यू कैन नॉट मूव अहेड विदाउट राइटिंग एग्जाम्पल्स, आपको एग्जाम्पल्स मेंशन करना ही करना पड़ेगा इसमें। सो व्हाट आर सेक्रेड ग्रुप्स, सबसे पहले तो आप ये डिफाइन करो, क्योंकि स्पेशली क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सेक्रेड ग्रुप्स आर, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, सेक्रेड ग्रुप्स आर फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन, और यू कैन राइट पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, बिकॉज पूरा का पूरा फॉरेस्ट तो होता नहीं है, पैचेस ऑफ फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन विच आर प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज। ओके, इसके कहते हैं हम सेक्रेड ग्रुप्स। नाउ व्हाई डू दे डू दिस, अब ये वाई का आंसर ही छुपा हुआ है इनके रोल ऑफ कंजर्वेशन में, ठीक है, व्हाट इज देयर रोल इन कंजर्वेशन में यही छुपा हुआ है। तो अब यहाँ पे आप सीधे सीधे लिखो देयर रोल इन कंजर्वेशन, ठीक है, और सबसे पहले आप इसमें लिखोगे दैट दे हेल्प यू टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देते हैं, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कोबरू sacred groves. I'm writing SG here, short form of sacred grove. They helped you to save several leopards and tigers. ठीक है, इसके अलावा आप ये देखोगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, जैसे कि इसके अलावा मेघालय में जो आपके सेक्रेड ग्रोव्स हम देखते हैं वो आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यहाँ पे प्रमोट करने में यूज करते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा इनका मेडिसिनल पर्पस भी होता है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देती हूँ मेडिसिनल पर्पस का, लाम थाम्बी करके एक सेक्रेड ग्रुप होता है, ठीक है, ये होता है महाबली ग्रुप्स में। सो दीज आर द काइंड ऑफ कंजर्वेशन। अब इसके अलावा आप अदर यूजेस भी लिख सकते हो, जैसे कि कल्चरल प्रैक्टिसेस में या फिर कल्चरल प्रिजर्वेशन। आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो मायोक्पा, मायोक्पा सस्टेनेबल ग्रुप। So they are basically sustainable groups. They are associated with rebirth of Pungjao Lakpa, which is basically incarnation of snake. Snake मतलब इसको वो अपने लोकल टर्म्स में प्रोनाउंस करते हैं पाकपा। I'm sorry if I'm mispronouncing this. Okay, so these are the kind of role of conservation that sacred group play. Okay, और फिर यहाँ पे आप चाहो आपके पास एक आध लाइन हो तो कंजर्वेशन में अपने तरीके से एक लाइन लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी अच्छी सी लाइन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ग्रे वैक्स सैंडस्टोन। अब ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ा पढ़ाया सा सवाल है, इसमें बस हमें 2-4 चीजें लिखनी है। देखो 12 लाइन आपके पास रहते हैं, कम से कम आप कोशिश किया करो कि 4 से 5 पॉइंट्स आप लिखो ही लिखो आफ्टर योर इंट्रो, ठीक है। तो अब देखते हैं ग्रे वैक्स सैंडस्टोन क्या होता है। तो बेसिकली आप इंट्रो अगर शुरू करोगे इनका, तो ग्रे वैक्स सैंडस्टोन इज बेसिकली इमैच्योर सैंडस्टोन and characterized by
मिक्स ऑफ, मिक्स किसका किसका, सबसे पहला रहता है सैंड, ठीक है, सैंड साइज्ड पार्टिकल, और दूसरा किसका रहता है, फिंगर ग्रेन्ड मटेरियल ऑफ सिल्ट एंड क्ले। ये पूरा का पूरा नहीं रहता बट इन स्मॉलर अमाउंट, मतलब फिंगर ग्रेन मटेरियल टाइप का, ठीक है ना। ये आपने डिफाइन कर लिया दैट व्हाट इज ग्रेवेक सैंडस्टोन। अब इनके थोड़े बहुत आप अलग अलग पॉइंट क्या लिखोगे, थोड़ा सा इसके कलर के बारे में लिखोगे, थोड़ा सा इसके टेक्सचर के बारे में लिखोगे, ठीक है, थोड़ा सा इसके रेंजेस के बारे में लिखोगे कि किस रेंज में ये मिलते हैं। देन यू विल ऑल्सो फाइंड अबाउट राइट अबाउट द फॉर्मेशन, ठीक है। देन इफ यू रिमेंबर यू विल ऑल्सो राइट अबाउट द एरिया। ये हो गए आपके की पॉइंट्स, और इसमें आपका पूरे के पूरे पॉइंटर्स भी आ रहे हैं एज वेल एज सारी लाइनें भी फुलफिल होगी। अच्छा, इसके अलावा आप चाहो तो इसके थोड़े बहुत यूजेस भी लिख सकते हो इफ यू हैव योर लाइंस रिमेनिंग विथ यू। तो कलर इसका हो जाता है ग्रे, मोस्टली ग्रे, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा ग्रिटी टेक्सचर रहता है इसका, ठीक है, और रेंज क्या रहता है इसका, बिल्कुल ही ग्रेन साइज फ्रेगमेंट से लेके रॉक साइज तक। दिस थ्री लाइन्स आर वेरी इजी। अगेन फॉर्मेशन कैसा होता है, फॉर्मेशन इसका यूजुअली होता है कहाँ पे, टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन्स पे, ठीक है, या फिर टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन्स में स्पेशली वहां पे जहां पे आपको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज मिलती है, ठीक है। नाउ दिस टू लाइन्स आर होमवर्क फॉर यू। आप एक बार अभी के अभी बैठ के इसका एरिया देखो कहाँ कहाँ पे मिलता है, एज वेल एज इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, क्लियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आयरन ओर डिस्ट्रीब्यूशन। इसका तो बस आपको अगर मैप याद है तो ही बहुत बड़ी बात है, मतलब उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, दूसरा कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सो कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर, अगर हम देखते हैं आप अपने इंट्रो में क्या लिखोगे, सबसे पहले इंटरनेशनल और नेशनल लेवल दोनों पे ये मिलता है, ठीक है, आयरन और इंटरनेशनल और नेशनल, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली इंडिया की बात नहीं की गई है ना, तो हमें दोनों को मेंशन करना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल दोनों पे मिलता है, और स्पेशली किस टाइप में मिलता है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट के फॉर्म में, ठीक है, जिसे हम एक्सट्रैक्ट करके फिर अलग अलग यूजेस करते हैं, स्पेशली इंडस्ट्रियल यूज। और यहाँ पे आप लिख सकते हो स्पेशली दैट मोस्टली ये मेटालिक ओर है and it is the backbone of many industries, ठीक है। हिस्ट्री में अगर आप पढ़ोगे तो बिना आयरन के यूज के बाद ही मोस्टली सिविलाइजेशन काफी आगे बढ़ी थी, ठीक है। एरिया अब हम लिखते हैं सबसे पहले, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे आप देखोगे तो सबसे पहले आयरन और डिपॉजिट्स के मामले में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे आ जाता है, ठीक है। इंडिया कहाँ रैंक करता है, if you do not know go and find out what is the rank of India in terms of deposition of iron ore right now। ये मैं टास्क आपको छोटे छोटे, ऐसा नहीं है कि I cannot bring it here, ये टास्क आपको इसलिए देती हूँ छोटे छोटे so that you will be able to recall कि आपने क्या क्या पढ़ा है। जैसे ही गूगल करोगे इंडिया का रैंक है, आपको ऑस्ट्रेलिया याद आएगा, आपको हेमाटाइट मैग्नेटाइट याद आएगा, हो सकता है आपको मैप भी यहाँ याद आ जाए। इसके अलावा यू विल मेंशन 2 or 3 मोर नेम, जैसे कि ब्राजील, चाइना, यूएसए एंड कनाडा, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेशनल लेवल, मतलब इंडिया पे कहाँ कहाँ मिलता है। अच्छा, जैसे ही हम इंडिया पे आएंगे यू हैव टू ड्रॉ अ मैप ऑल्सो, ठीक है। आप मैप यहाँ ड्रॉ कर दो, ठीक है। नाउ इसके अलावा आपको और क्या करना है, आई एम सॉरी व्हाट हियर, मैप ड्रॉ करने के अलावा यहाँ पे आप स्पेसिफिक लोकेशन लिखोगे, मैप में जैसे कि आपने ड्रॉ कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ आपने मेंशन कर दिया ये झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट, ठीक है, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ बेल्ट।
यहाँ पे आपके आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा, ये बेल्ट आता है ना पूरा का पूरा। आप यहाँ पे स्पेसिफिक रीजन नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बेल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र बेल्ट, ठीक है। सम पार्ट ऑफ तेलंगाना हमने देख लिया, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटक में पैचेस में हमें मिलते हैं, ठीक है। ये आप ऐसे पूरे मैप आप ना बना लें। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे बताया आपको। अच्छा, यहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन आप बता दोगे, जैसे कि सपोज झारखंड में जो मिलता है आपका ओल्डेस्ट बेल्ट है, और यहीं पे झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा से लगा हुआ पूरा का पूरा बेल्ट है। यहाँ पे किस किस एरिया में मिलता है आपका, सिंहभूम एरिया हो गया, इसके अलावा आपका बेलाडीला का रीजन हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर आप लिखोगे कर्नाटक के बारे में, इसमें दुर्ग, दंतेवाड़ा, बेलाडीला ये सब आ जाता है, ठीक है। कर्नाटक के बारे में आप लिखोगे सांडूर रीजन आ जाता है आपका, ठीक है। इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र के बारे में लिखोगे तो चंद्रपुर, भांडवा और रत्नागिरी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप तेलंगाना और सॉरी आई एम राइटिंग इट हियर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में लिखोगे तो दो आ जाता है, पहला हो जाता है कुर्नूल और दूसरा हो जाता है कडप्पा, ठीक है। सो दीज आर द रीजन जहाँ पे मोस्टली आयरन ओर मिलता है। और फिर आप चाहो तो कंक्लूजन में यहाँ पे एक आध लाइन में आप मेंशन कर सकते हो कि यही स्पेसिफिक एरिया जो है वहीं पे हम मोस्टली स्टील की इंडस्ट्रीज देखते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट एज वेल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 2022 सेक्शन 2। अब आप इसको ना रिलेट करके देखो थोड़ा बहुत कि क्या क्या आपको, देखो आयरन ओर डिस्ट्रीब्यूशन ये तो हम देखेंगे आने वाले उसमें, और भी इन्होंने मिनरल्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। बट इसके अलावा सैंडस्टोन, पहले इन्होंने इग्नियस रॉक पे क्वेश्चन पूछा हुआ था अगर आपको याद हो, तो इसका मतलब आपको रॉक्स वाला पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है, किस किस टाइप के रॉक्स बनते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं, क्या उनके यूज होते हैं। दिस इज अगेन प्रिपेयर करके रख लो कुछ कुछ। देखो रोल आप आइडेंटिफाई कर लोगे, बट व्हाट वुड डिफरेंशिएट यू एंड अदर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल्स डिफरेंशिएट करेंगे आपको, जो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। सामने वाले को कुछ तो दिखना चाहिए, अगर वो दिन के 10 कॉपीज चेक कर रहा है तो उसको कुछ तो अलग आंसर मिलना चाहिए, अदरवाइज वो सबको एक जैसा ही नंबर देगा ना। शॉर्ट नोट्स ऑन एनवायरमेंटल एथिक्स, ठीक है। हो सकता है आप इसमें एक आध नाम मेंशन कर सकते हो, फिलोसफर सॉरी या फिर कोई बुक मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दिस वुड बी वेरी जेनरिक, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि ऐसे क्वेश्चन में बहुत अच्छे आंसर मिलेंगे। तो यहाँ पे कम एफर्ट में कम टाइम में क्वेश्चन के आंसर लिख के जल्दी से निकलो। देन इस टाइप का क्वेश्चन ये हम देखेंगे 11 मार्कर भी जो पूछा हुआ है, आगे देखेंगे, ठीक है। आई थिंक ये 2019 में था, और देख लूंगी मैं एक बार, कंफर्म करूंगी एंड देन आई कम टू यू गाइस। Okay, so that is it for section 2. Now in the next video, we will be describing with section 3. If you have any kind of issue, you can contact with me and Yogi sir in our Telegram channel Learning Lab. Okay, यही सेम, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। Okay, connect with us. We will solve all your queries and problems as soon as possible. Okay. Thank you all for joining me. Stay curious and keep learning.